शशि भाई, मैं आपसे एक चीज बहुत स्पेसिफिक सा, एक तो मैं कल मेरे साथ उनियाल साहब थे, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं अगर जुड़ जाएं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं हिमाचल के। एक बात उन्होंने कही और मुझे अभी भी वो बात में, उन्होंने कहा था कि हिमाचल में जब कांग्रेस के ये 39-40 वो जीत रहे थे तो एक चार्टर प्लेन लेके लोग आए कि भाई अब इसको, जो आजकल ट्रेडिशन है कि सबको चार्टर में बैठाओ और वहां से भगा दो, कहे कि इन सारे एमएलए ने कहा कि ये यहां से कोई चार्टर नहीं बैठेगा, कांग्रेस में है तो हम लोग कांग्रेस में रहेंगे। और ये कहीं उस चरित्र को भी बताता है, क्योंकि मैं इसको भी मैं कहूंगा कि जो वोटर का प्रेशर तो जो है, लेकिन एक एक चारित्रिक बात भी है, क्योंकि बड़ी बात है कि अगर वहां के एमएलए ये कॉन्फिडेंट है कि नहीं कोई आ जाए, हम तो जहां से जीत के आए हैं। अच्छा, उन उन लोगों का यह भी कहना था कि हमारे जो वोटर्स हैं वो हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, छोटी कंस्टिट्यूंसी है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो अगर उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है तो हमें रहना कांग्रेस के साथ ही है। तो एक बड़ी बात यह, लेकिन मैं एक चीज दूसरी पूछ रहा हूं, कल नड्डा जी ने भी जब भाषण दिया अपना, परसों माफ कीजिएगा, बीजेपी हेडक्वार्टर में, तो वो बार बार एक बात को कह रहे थे, जो शीतल जी ने भी अभी कहा कि वो 43 पर भाई 0.9% वोट का फर्क है, 37,000 वोट केवल ज्यादा मिले। लेकिन वो भूल गए नड्डा जी की बिहार में 12,000 वोट ही ज्यादा मिले थे और सरकार बन गई थी। तेजस्वी यादव का जो गठबंधन था, गठबंधन को तो 12,000 वोट कम मिले थे। तो उस समय ये बात नहीं याद आई थी, क्योंकि अगर उस समय भी वो कहते कि बहुत नैरो थे और आज कहने का उनका मॉरल हक था। लेकिन 37,000 वोट, आप कुछ भी कहिए, जो जीता वही सिकंदर। 303 सीटें हैं तो आप देश में कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ तो 40 सीटें हैं, यहाँ कोई 40 और 25 का अंतर है। इस पे भी जरा एसएसपी सिंह भाई साहब आपसे ये, और जो नया मुख्यमंत्री की चॉइस है और उनकी वजह से जो खींचतान होने की संभावना है, दोनों चीजों पे शशि भाई साहब। नमस्कार। देखिए, पहली बात तो जो सवाल आप उठा रहे हैं ना, वोट परसेंटेज वाला, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है, इसमें इस बात पर जो है परसेंटेज निर्भर करेगा कि जो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां कितने मतों से हार जीत हुई है। सपोज कीजिए कि भाजपा के क्षेत्र में अगर जो है, जो भी उनके उम्मीदवार जीते हैं, उनके मतों का मार्जिन ज्यादा है, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार या किसी अन्य पार्टी के जो उम्मीदवार जीतते हैं, उनके मतों के हार जीत का मार्जिन कम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्जिन बहुत कम होने के बावजूद भी सीट अधिक हो और इस प्रकार का कोई समानुपातिक संबंध मतों के प्रतिशत में और सीटों की संख्या में नहीं हो। ये इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की एक कमी है, और यही कारण है कि आप जानते हैं कि जब राजीव गांधी 1985 का जो चुनाव हुआ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उस चुनाव में उन्हें 414 से अधिक सीट मिले और मतों का प्रतिशत जो है 49 पॉइंट समथिंग था। तो इवन नॉट मोर देन 50%, बट अगर आप सीटों का प्रतिशत देखेंगे कुल लोकसभा के सीटों से, वो तो 80% से ऊपर था। तो इसलिए ये पद्धति की कमी है, और इस पद्धति में इस प्रकार की बातें कि कितने मतों के प्रतिशत का अंतर है, ये बहुत मायने नहीं रखता है। सीट आपके पास कितने हैं और वो सीट बहुमत के लायक हैं या नहीं है, और दूसरा ये कि यदि वो सीट बहुमत है तो वो सीट में से, बहुमत में से कोई भी व्यक्ति या कोई भी सदस्य किसी अन्य पार्टी में मिलता है या नहीं मिलता है, ये मायने रखता है। इसलिए हिमाचल के संदर्भ में ये बातें बहुत मायने नहीं रखती हैं कि वोटों का प्रतिशत का अंतर जो है बहुत कम रहा, या 37,000 और समथिंग, या जो आपने बिहार का उदाहरण दिया। इसमें इस बात को समझिए, अगर आप 51-52 से चुनावों का अध्ययन करेंगे तो आप अक्सर देखेंगे कि जो मतों का प्रतिशत है और जो सीटों की संख्या है उसमें कोई भी समानुपातिक संबंध या रिश्ता नहीं है, और इसीलिए ये इस पद्धति की कमी के रूप में उजागर भी किया जाता है, और ये मांग भी की जाती है कि समानुपातिक पद्धति से हो, ताकि कम से कम जो प्रतिशत आपके पास जनता में है उसी प्रतिशत के अनुपात में आपको विधानसभा या लोकसभा में या विधायिका में आपको सीट मिले। आप एक और चीज देखिए, जो 2014 का चुनाव हुआ तो मोदी जी को कितने मत मिले? वो तो 30% समथिंग मत था, लेस देन 31%, और उन्हें जो है सीट करीब करीब 284 और समथिंग मिल गए। यानी एक दल को इतने वर्षों के बाद, लगभग 25 वर्षों के बाद जो है वो बहुमत मिल गया। तो अगर हम ये सवाल उठा दें उन पर कि आपके सीटों की संख्या तो इतनी है और ये रहा मतों का प्रतिशत जो 30% से कुछ ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आपके इस सीटों की संख्या पे हम क्यों नहीं सवाल उठा दें? लेकिन ये सवाल उठाने के पहले हमें समझना होगा कि जो पद्धति आपने अपनाई है
उस पद्धति में इसकी संभावना बहुत अधिक है। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि उम्मीदवारों की जीत और हार कितने मतों से होती है। सपोज कीजिए कि जो पार्टी सीट अधिक ले और उसके उम्मीदवारों की हार और जीत का फासला 5 वोट 10 वोट इस तरह का वोट हो, तो फिर आप सोच सकते हैं कि मतों का प्रतिशत क्या बनेगा। तो इस बात को पद्धति के यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के रूप में समझना बहुत जरूरी है। जो इसको नहीं समझेंगे निश्चित रूप से वो इस तरह का सवाल भी उठाएंगे और इस प्रकार का मजाक भी बना सकते हैं कि देखिए साहब कितना है, और अगर इतने मतों का प्रतिशत का अंतर हजारों में है तो फिर जो है सोच लीजिए कि उनके बहुमत का क्या आधार है। नहीं, बहुमत उनके पास 40 सीट से तय हो रहा है कि उन्हें 68 में 40 सीट हैं, और यदि 40 सीट उनके इंटैक्ट रहते हैं तो कोई भी दल कुछ भी कर ले। जो आपने खुद कहा कि हिमाचल के एमएलए ने कहीं भी बाहर में जाने से इनकार कर दिया। देखिए, भाजपा ने लगातार इस प्रकार की राजनीति की है जिससे कम से कम खरीद फरोख्त का जो उसकी राजनीति है, तो इसमें एक भय बना रहता है। और जो कमजोर पार्टी होती है, निश्चित रूप से भाजपा की तुलना में कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर बहुत कमजोर हो चुकी है, उसके पास साधन की भी बहुत कमी है, और जो एमएलए जाते हैं वो प्रलोभन में या डर से, और आप जानते हैं कि कई अन्य कारक से वो कुछ और उनको पद का या दे, तो हो सकता है कि वो इस प्रकार का करते रहें। ये कोई नई बात नहीं है, आप कई राज्यों का उदाहरण उठा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस में घबराहट हो सकती है कि उनके नेताओं को लगा कि चलो भाई एमएलए को ले जाकर के कहीं और सुरक्षित रखें। लेकिन ये कैसी राजनीति है कि जनता जिन्हें अपने बहुमत से चुनती है और उस जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पर इतना भरोसा नहीं है कि वो किसी भी दल में जो है अपने दल के अलावा जा सकते हैं, बिक सकते हैं, या उन्हें डराया जा सकता है, और इसलिए आप उसे कहां कहां ले जाएंगे। ये राजनीति अपने आप में बंद होनी चाहिए। तो जो चुने गए हैं उन चुने हुए प्रतिनिधियों को, चूंकि अभी शीतलप्रीत सिंह जी ने एक बात कही, दिल्ली का उदाहरण उन्होंने दिया कि वहां की जनता ने जाकर के घरों पर जो है वो नारेबाजी की कि भाई चुना है हमने आपको कांग्रेस की पार्टी पे टिकट पे, और आप कैसे आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। अब देखिए, आम आदमी पार्टी ने लगातार जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ और एमसीडी के चुनाव के बाद एक बात कहनी प्रारंभ कर दी कि भाई देखिए भाजपा के द्वारा जो हमारे पार्षदों को लुभाया जा रहा है, खरीदने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने क्या किया, नैतिकता, देखिए संवैधानिक नैतिकता जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान कितना भी बढ़िया बना लीजिए, अगर संवैधानिक नैतिकता नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से वो संविधान बहुत सफल नहीं होगा। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी भाजपा के द्वारा खरीद फरोख्त के घबराहट में ये बातें कर रही है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के अगर 2 पार्षदों ने उनके पार्टी में जाना, भले स्वेच्छा से ही सही, वो नैतिकता के कारण ये नहीं कर सकते थे कि नहीं हमारी पार्टी में, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से जीत करके आए हैं इसलिए आम आदमी पार्टी आपको स्वीकार नहीं करेगी, आप जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। ऐसी नैतिकता की बात तो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। और जिस प्रकार से उसने लोकपाल और भ्रष्टाचार के विरुद्ध और नैतिकता की राजनीति के नाम पर सत्ता में वो पहुंची, और जो आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रही है, वो साहस तो नहीं दिखा पाई। एक तरफ भय पैदा करते हैं कि हमारे पार्षदों को या हमारे एमएलए को खरीदने का। आप देखिए कि जिसको 62 सीट है वो भी एक समय घबराहट में ये कहने की कोशिश कर रहा था, बल्कि जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था कि भाजपा के नेता के द्वारा उनके उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश। अरे 62 और 8 कोई तुलना नहीं है। ऐसी स्थिति में कितने प्रतिनिधियों को वो खरीदेंगे। तो मुझे जो कहना है कि पहली बात तो ये है कि ये एक पद्धति की जो कमी है, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की कमी को दूर किया जाए तो आपको तो चुनाव प्रक्रिया को बदलना होगा। और जो चुनाव प्रक्रिया, वो बहुत सारी जो पार्टियां हैं जो सत्ता में तो पहुंच जाती हैं बहुमत के बल पे, लेकिन उन्हें जनता का प्रतिशत जो है बहुमत यानी 50% मत नहीं मिलता है। वैसी स्थिति में उनके लिए तो ये बहुत सुखद स्थिति नहीं होगी, तो वो इसका विरोध करेंगे। ऐसे किसी भी चुनाव सुधार का वो विरोध करेंगे जो इस प्रकार का चुनाव सुधार हो। रही बात दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, ये सवाल राजनीति में नैतिकता का है। अगर पार्टियों में नैतिकता खत्म हो गई है, पार्टियां संवैधानिक नैतिकता में विश्वास नहीं करती हैं कि संविधान ने अगर पार्टियों को चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार दिया है, जनप्रतिनिधि चुने जाएं, तो वो पार्टियों के उम्मीदवार बन के रहें। बल्कि आप दल बदल कानून को भी देखिए, दल बदल कानून में ये प्रावधान, चलिए एमसीडी में ये प्रावधान नहीं है, तभी तो 2 जो है वो वहां चले गए। एमसीडी में प्रावधान नहीं है, दल बदल कानून उस पर लागू नहीं होता है, लेकिन लोकसभा या विधानसभा इस पे वो लागू है।
ऐसी स्थिति में एक निश्चित संख्या जब तक उस दल से दूसरे दल में नहीं जाएगी तब तक जो है वो एंटी डिफेक्शन के तहत जो वो सदस्यता से हटाए जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि वहां चलिए, लेकिन अब तो कई रास्ते निकाल लिए गए हैं ना, उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मैंने कल भी या अपने पूर्व एक इसमें भी आपके ही इसी यूट्यूब चैनल से कहा था कि उन्होंने तो अभी इस्तीफा दिलवाते हैं और इस्तीफा दिलवा करके फिर चुनाव लड़वाते हैं ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ को भी धता पता दिखा सकें और दूसरी तरफ फिर उन्होंने चुनाव में ला करके जिता भी सकें और संख्या बल पर वो सरकार भी बना सकें। तो ये सारी स्थिति जो है वो पद्धति और तमाम सारी चीजें समझने के बाद आप सोच सकते हैं। रही बात जो हिमाचल प्रदेश का आपने जिक्र किया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को उन्होंने चुना है, मुझे लगता है कि अभी ब्रजेश भाई भी ये बातें कर रहे थे, मुझे लगता है कि बात सही है कि परिवारवाद की राजनीति पर ये जो आरोप लगते रहे हैं तो उस राजनीति का जवाब ये जरूर है कि आप ये ना समझें कि कांग्रेस जो है सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करती है। और दूसरा, कुछ आप भी कारक गिना चुके हैं, चाहे मंडी का क्षेत्र में 10 में से अगर 9 भाजपा जीत रही है, निश्चित रूप से मंडी के मतदाताओं में अगर इस प्रकार की स्थिति है तो एक डर का भी कारण है वहां। और रही बात, ये भी गलत है, मैं इसको भी नैतिक दृष्टि से गलत मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का प्रतिनिधि नहीं बना है, जनता के द्वारा नहीं चुना गया है, तो उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। आप जिन्हें उम्मीदवार नहीं बनाते हैं उन्हें आप फिर मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करें, कभी विधायकों के द्वारा चुने जाने के नाम पर, कभी हाईकमांड के द्वारा थोपे जाने के नाम पर। ये भी एक अनैतिक राजनीति का हिस्सा है। अन्यथा आप जिन्हें चाहते हैं कि भविष्य में उस दल का वो मुख्यमंत्री बने, तो आप उनको सीधे सीधे जनता के सामने चुनाव में भी लाइए और चुनाव में वो जीते, फिर विधानसभा के सदस्यों के द्वारा या जो विधायक चुने गए उनके द्वारा उनका चुनाव हो। तो ये कुछ नैतिकता की और संवैधानिक स्थिति है, लेकिन संविधान की परवाह कौन करता है? जो दल चुने जाते हैं, जो दल दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वो भी उसी प्रकार की अनैतिकता की राजनीति में लिप्त हैं। तो ये जो एक नई प्रकार की राजनीतिक संस्कृति काफी लंबे समय से चल रही है और कांग्रेस चूंकि निश्चित रूप से सांगठनिक दृष्टि से कमजोर है, संसाधन कमी है, तो उनके लोगों के द्वारा पार्टी को छोड़ करके जाना आम बात हो गई है। कई जो है वो क्षेत्रों में ये या कई राज्यों में देखा गया। तो मुझे लगता है कि अगर हिमाचल के विधायक अपने जनता के प्रति और अपने राज्य की स्वाभिमान की बात करते हैं, अस्मिता की बात करते हैं और ये मानते हैं कि जनतंत्र में कम से कम उन्होंने हर बार 1985 से बार बार सरकारी दल की जगह विपक्षी दल को सत्ता में पहुंचा करके एक प्रकार से उन्होंने द्विदलीय जो व्यवस्था होती है ना, कम से कम हिमाचल के स्तर पर एक द्विदलीय व्यवस्था की स्थापना की, जो जनतंत्र में कम से कम जो सरकार में हो और जो विपक्ष में हो, तो विपक्ष हमेशा सरकारी पक्ष का एक विकल्प के रूप में जनता के सामने हमेशा रहे, एक शैडो जिसको कैबिनेट ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में कहते हैं। तो मुझे लगता है कि हिमाचल के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता उनके चुने गए हैं, नेता को चुने जाने में उनकी सहमति ली गई है और चूंकि उसमें जो कारक आपने भी गिनाए हैं और हमारे अन्य साथियों ने गिनाए हैं, मुझे लगता है उसको ध्यान में रख करके अब आवश्यक ये है कि जो अगली चुनौती है, आप सरकार, आपने भाजपा के उस नारे को कि राज नहीं रिवाज बदल दो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं रिवाज रखेंगे क्योंकि वो रिवाज लोकतांत्रिक है और जनता अगर ये रिवाज अपने पास रखे तो किसी भी दल को, किसी भी चुने हुए दल के नेता को कम से कम अधिनायकवादी प्रवृत्तियां उसमें डेवलप नहीं हो पाएंगी, उसमें विकसित नहीं हो पाएंगी। आज मोदी में ये जो राजनीतिक अहंकार है उसका भी बहुत बड़ा कारण ये है। तो इस बात को भी समझने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि जो चुनौतियां आगे हैं, पहले अपनी सरकार वो बनाए, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को चुना है, अब वो मंत्रिमंडल का गठन करें और जो वायदे किए हैं, 10 वायदे उन्होंने किए हैं, उन वायदों को पूरा करें ताकि अगली बार अगर वो चाहे कि रिवाज बदले तो अपने कार्य पर वो जनता को फिर से उनका मैंडेट मांग सके और कह सके कि ये लीजिए हमारा रिपोर्ट कार्ड है, अगर लगता है कि ये रिपोर्ट कार्ड सेटिस्फैक्टरी है तो आप हमें चुने। ये मुझे जी इस समय बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए इस चुनाव में सबको कुछ ना कुछ मिला, ये सब लोग का वो है कि भाई आम आदमी पार्टी को एनसीडी मिला, कांग्रेस को हिमाचल मिला, बीजेपी को गुजरात बहुत बहुमत के साथ मिला। लेकिन एक चीज और स्पष्ट हो रही है कि आम आदमी पार्टी कोई विपक्ष, वो अपना एक अलग विपक्ष बनाएगी, वो कोई कांग्रेस के पाले में रह के नहीं खेलने वाली है। ये करीब करीब स्पष्ट धीरे धीरे होता जा रहा है क्योंकि वो वहीं पे सफल भी हुई है बीजेपी अभी, अरे आम आदमी पार्टी, जहां पे कांग्रेस की सरकार रही है।
मैं थोड़ा एक चीज आपसे और समझूंगा शशि भाई, कि जिस पार्टी के पास एक जीरो लोकसभा एमपी के, मतलब इस समय एमपी नहीं है, और वो अगर एक अपने को एक ऑल्टरनेटिव के रूप में पेश कर रही है, तो क्या वो 2024 की बात कर रहे हैं कि 2029 या 2034 या 2000, मतलब उसके बियॉन्ड की बातें कर रहे हैं? मैं जरा आम आदमी पार्टी के बारे में थोड़ा आपसे, क्योंकि उसका आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म में वो क्या करना चाह रही है? देखिए आनंद भाई, पहली बात तो यह है कि केजरीवाल की अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, और इसलिए इस राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की दिशा में उन्होंने एक कदम बढ़ाया है। राष्ट्रीय पार्टी अब उन्हें बनने का मौका मिल जाएगा, जो कुछ गुजरात में मतों का प्रतिशत रहा है। तो वैसी स्थिति में उनकी महत्वाकांक्षा तो बहुत साफ है। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल साहब राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी पालते हैं, और यहां तक कि उन्होंने 2014 में भी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पाली थी। तभी उन्होंने करीब 400 से अधिक सीटों पर चुनाव में हिस्सेदारी की थी, और उन्हें लगा था कि शायद इस दौर में वो इतना फायदा उठा लेंगे कि अगर कोई एक दल की बहुमत की सरकार नहीं बनेगी तो वो कम से कम अपने कुछ संख्या बल पर जो है वो बार्गेनिंग या सौदेबाजी की राजनीति में सफल हो पाएंगे। ये अलग बात थी कि वो सपना उनका सपना ही रहा। तो एक तो ये भी है। तीसरी बात ये है कि वो दावे तो हमेशा लंबी लंबी करते ही हैं। आप देखा होगा गुजरात में लिखित रूप में भी उन्होंने दावा कर दिया कि वो यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये दावे तो वो करेंगे, और ये बार बार वो दिखाने की कोशिश करेंगे 2024 में भी कि वही मोदी बनाम केजरीवाल, यानी कि मोदी के समकक्ष जो हैं, अगर विपक्ष की कोई पहचान है या विपक्ष की ओर से कोई व्यक्ति है तो वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, वो कोशिश करेंगे। और यही उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, अगर गैर भाजपाई कुछ अगर एक प्रकार का समीकरण बनता है 24 के चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी और मोदी के खिलाफ, तो ये उसमें वो बाधा बनेंगे, वो उस समय बाधा बनेंगे, क्योंकि उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा उस रास्ते में आएगी। तो मुझे लगता है कि योजना तो उनकी लंबी हो, लेकिन वो 24 में भी दावे ठोकेंगे ही कि भाई कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि बार बार एक बात वो कहते हैं कि बहुत कम समय में इस पार्टी ने, भले आप कहेंगे लोकसभा में उसके जो है एक भी सदस्य अब नहीं रहे भगवंत मान के बाद, लेकिन राज्यसभा में उसके 10 सदस्य बन गए हैं। आपने देखा होगा कि 10 हो गए, 3 दिल्ली हो गया, 7 जो है पंजाब हो गया। तो ये जो तमाम चीजें हैं, और दिल्ली में एमसीडी का पोल जिस प्रकार से उन्होंने जीता है, गुजरात में जो कुछ हुआ है, अच्छा आपको याद होगा कि गोवा में भी वो बहुत लंबे लंबे दावे ठोक रहे थे, उत्तराखंड में भी लंबे दावे ठोके थे, और देवभूमि और ये वो सारी बातें। तो ये तो तय है कि केजरीवाल की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा कहीं न कहीं गैर भाजपाई विपक्षी एकता में बाधक बनेगी, और निश्चित रूप से वो वहां अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए जो भी संभव होगा वो करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इतने कम समय में राजनीति के वो गुर सीख लिए हैं जो परंपरागत राजनीति में थे, और उन्होंने अपने कुछ डेवलप कर लिए हैं स्किल, जिसके बल पे आप देखते होंगे कि कितना वेरिएशंस है। वो जो कहते हैं, जो करते हैं, जिस प्रकार का दावे करते हैं, जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, जिस प्रकार का व्यक्तिगत छवि निर्माण करते हैं, तो वो तमाम सारी चीजें आप देखिए। और एक जमाने में मुझे याद है कि आम आदमी पार्टी में ये बात हुई थी प्रारंभ में कि किसी व्यक्ति विशेष को पार्टी की जो है एक प्रकार से छवि नहीं बनाई जाएगी, मैंने इमेज उसकी नहीं बनाई जाएगी, ये बातें सिद्धांत के रूप में स्वीकार की गई थी। लेकिन उसके बाद जो है जो लोग उस सिद्धांतों की बात कर रहे थे उन्हें किनारे लगाया, और आप देखते हैं कि एकमात्र जो है वो चेहरा है अरविंद केजरीवाल हैं। कहां नहीं उनका चेहरा होता है, किस जगह आप नहीं देखेंगे, तो वो छवि निर्माण वो कर रहे हैं, और करोड़ों रुपया उस छवि निर्माण पे खर्च कर रहे हैं। जिस प्रकार से मोदी ने कहा कि घर घर तिरंगा, तो उन्होंने कहा कि हर हाथ तिरंगा, फिर उस पर उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। दिल्ली में उन्होंने 500 से अधिक झंडे, राष्ट्रीय झंडे जो हैं, जिसको कोई देखे न देखे, ऐसे भी एक मजाक सा बन जाता है। जब हर जगह राष्ट्रीय झंडा होगा तो कितना राष्ट्रीय झंडे का सम्मान हो पाएगा, कितना वो जो है वो लोगों की नजरों में अपनी इज्जत पा पाएगा। तो इस बात को, इज्जत तो झंडे की है, लेकिन आप जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये उसकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है केजरीवाल साहब की, और इसलिए ये रुकावट भी बनेगी। और कांग्रेस को तो ऐसा समझते हैं कि कांग्रेस तो गई, और भारतीय जनता पार्टी
कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, बट केजरीवाल उसमें पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो केजरीवाल युक्त भारत का निर्माण करेगा। ये उनकी समझ है। धन्यवाद। जी।